क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब तुमने पहली बार गूगल यूज किया था एंड एकदम जादू जैसा फील हुआ था? यस, मैं बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 2004 की। तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, तुमने सिंपली उसको एक व्हाइट बॉक्स के अंदर टाइप किया एंड एंटर दबा दिया एंड डन। 1 सेकंड से भी कम में तुम्हारे पास डेटा आ गया। एंड डेटा में क्या, सिर्फ वेबसाइट्स की लिस्ट नहीं, प्रॉपर वही वेबसाइट जो तुम्हें चाहिए। एक 3 साल पुरानी पोस्ट लेकिन तुम्हारे एग्जैक्ट आंसर के साथ। एक प्रॉपर ब्लॉग जो कि किसी इंसान ने लिखा था, जो धरती के किसी एक कोने पर बैठा है, जिसके पास एग्जैक्ट वो इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए। और ये थी प्योर डिस्कवरी, जो कि इंटरनेट का ओरिजिनल मोटिव था। सारी ह्यूमन नॉलेज तुम्हारे फिंगर टिप्स के ऊपर। अब उस टाइम को याद करो जब लास्ट टाइम तुमने कुछ सर्च किया था गूगल के ऊपर। लेट्स से एक मोबाइल फोन, और तुम्हारी पूरी स्क्रीन एड से भर गई, और इतनी क्लीन एड्स कि तुम रियल कंटेंट एंड एड्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता कर पा रहे हो। या फिर स्टार्टिंग के कुछ लिंक्स एकदम लो एफर्ट आर्टिकल्स जिनके अंदर सिर्फ कीवर्ड्स भरे हैं, जो कि तुम्हारे लिए ना लिखकर एल्गोरिदम के लिए लिखे गए हैं। एंड देन इस चीज से बचने के लिए तुमने अनकॉन्शियसली अपनी क्वेरी के आगे रेडिट ऐड कर दिया। इन सिंपल टर्म्स तुम अब मशीन को समझा रहे हो कि मुझे वो कंटेंट दिखाओ जो रियल ह्यूमन ने लिखा है। और वो फीलिंग जिसमें तुम्हें मैजिकल फील होता था गूगल यूज करने में, वो फीलिंग जा चुकी थी। जिस टूल ने मॉडर्न इंटरनेट की नींव रखी थी वो खत्म हो रहा था। सो दिस वीडियो इज द स्टोरी ऑफ हाउ गूगल सर्च डाइड। गूगल कैसे एक रेवोल्यूशन था, ये सब समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गूगल से पहले इंटरनेट कैसा होता था। मिड 1990s में www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक्सप्लोड कर रहा था। ऐसा समझो कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी लेकिन विदाउट कैटलॉग। अब अगर तुम्हें कुछ ढूंढना है तो उसके लिए तुम्हारे पास कुछ टूल्स थे, जैसे कि डायरेक्टरी। उसे तुम सर्च इंजन नहीं बुला सकते हो, वो एक गाइड थी तुम्हारी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स क्यूरेटेड बाय ह्यूमंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरीज। लेट्स से अब तुम्हें एक वेबसाइट ढूंढनी है रिलेटेड टू चेस। उसके लिए तुम्हें एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, पहले रिक्रिएशन, देन गेम्स, देन बोर्ड गेम्स, देन चेस। अब ये सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये बहुत स्लो सॉल्यूशन था। एंड ऑल्सो हर रोज थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स आ रही थी, उसके साथ कीप अप करना इस सॉल्यूशन के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर तुम्हें देखने को मिला फर्स्ट जनरेशन ऑफ सर्च इंजन्स, यानी कि वेब क्रॉलर्स, लाइकॉस, और उस एरा का किंग ऑल्टा विस्टा। ऑल्टा विस्टा बेसिकली अपने जमाने का गूगल होता था, यानी कि एक पावरफुल सर्च टूल जो कि मिलियंस ऑफ पेजेस को इंडेक्स करता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देता था, लेकिन यहां पर कोई भी प्रायोरिटी या क्वालिटी मैटर नहीं करती थी। यानी कि अगर तुमने कुछ भी सर्च किया तो वो तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ पेजेस दे देगा, बट ऑल्सो जो मोस्ट रेलेवेंट है हो सकता है वो 50th पेज पे जाके मिले। यानी कि तुम्हें तुम्हारे मतलब की वेबसाइट मिल सकती है, लेकिन एक्सीडेंटली या फिर वेब रिंग से। मतलब इट वाज फन बट बहुत इनएफिशिएंट था ये। अब अर्ली डेज में वेब इतना क्योटिक था कि ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन चुकी थी। लोग चाहते थे एक ऐसा टूल जो कि सिर्फ कीवर्ड्स यूज करके पेजेस ना ढूंढे, बल्कि समझे कि वो पेजेस कहना क्या चाहते हैं। यानी कि उस डिजिटल नॉइज के बीच में लोगों को चाहिए थी क्लैरिटी एंड ट्रस्ट। और यहां पर आई वो स्टेज जहां पर स्टैनफोर्ड के 2 PhD स्टूडेंट्स अपना एम्पायर बिल्ड करने वाले थे, द पेज रैंक रेवोल्यूशन। 1996 में लैरी पेज एंड सर्जन ब्रिन स्टैनफोर्ड में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, एंड दे सॉ कि एग्जिस्टिंग सर्च इंजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेज के ऊपर कंटेंट को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन लैरी पेज एंड सर्जन ब्रिन के पास एक डिफरेंट एंड पावरफुल आइडिया था, एंड दैट वाज कि व्हाट इफ जो पेज अपने बारे में बोल रहा है वो ना देखकर एनालाइज किया जाए कि रेस्ट ऑफ द वेब उस पेज के बारे में क्या बोल रहा है। उनका जीनियस आइडिया, जिसका नाम उन्होंने रखा पेज रैंक, एंड दे रियलाइज कि वेब के ऊपर एक लिंक एक वोट के बराबर है। जब एक वेबसाइट तुम्हें दूसरी वेबसाइट का लिंक दे रही है, उसका मतलब होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब एक पेज जिसकी तरफ बहुत सारे लिंक्स पॉइंट कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट पेज है, राइट? बट हियर्स द रियल मैजिक, सर्जन ब्रिन लैरी पेज अंडरस्टूड कि सारे वोट्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि अगर इस पेज की तरफ एक लिंक पॉइंटेड है किसी रिस्पेक्टेड वेबसाइट से, जैसे कि मेजर यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एजेंसी या फिर एक नेशनल न्यूज़पेपर की तरफ से, तो उस वोट को एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट का वोट माना जाएगा, जिसके वोट की वैल्यू एक रैंडम या अननोन पेज के वोट की वैल्यू से ज्यादा होगी। अब पेज रैंक एक ऐसा सिस्टम बना जो कि रिकर्सिवली नंबर एंड क्वालिटी ऑफ वोट्स को काउंट करता था, सो कि एक वेब पेज को इंपॉर्टेंट स्कोर दिया जा सके। अब इस मेथड की वजह से अथॉरिटी अर्न की जा रही थी, क्लेम नहीं। एंड इसका रिजल्ट, जहां पर कॉम्पिटिटर्स अपने होम पेज को क्राउडेड पोर्टल्स में बदल रहे थे, फुल ऑफ न्यूज, वेदर, ईमेल, वहां पर गूगल ने एक सिंपल सा बॉक्स दिया जो कि क्लीन था, फास्ट था, और पेज रैंक की वजह से वो एक्यूरेट भी था। फॉर द फर्स्ट टाइम लोगों को कंट्रोल एंड ट्रस्ट फील हुआ, एंड बूम, जिस मैजिक की वो वेट कर रहे थे वो फाइनली मार्केट में आ चुका था। एंड गूगल का जो ऑफिशियल मिशन था वो बहुत ही एम्बिशियस था, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, उसे यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल बनाना। और यहां पर आता है 3 वर्ड फेज जो कि अर्ली डेज में कंपनी के सोल को डिफाइन करता था, डोंट बी इविल। गूगल के अर्ली एम्प्लॉइज के हिसाब से एज अ जोक स्टार्ट हुआ था, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के दिमाग में एक अटैक था जो कि ऑलरेडी यूजर का कंटेंट एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये गूगल की तरफ से एक प्रॉमिस था, एक ऐसा प्रॉमिस कि गूगल कुछ अलग करने वाला है। 2004 के अंदर जब गूगल पब्लिक गई तो सर्जन ब्रिन एंड लैरी पेज ने अपने फ्यूचर स्टेक होल्डर्स को अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज लिख के दी थी। एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस किया था कि जो उनका सर्च रिजल्ट है वो हमेशा अनबायस्ड रहने वाला है और वो कभी किसी से पैसा नहीं लेंगे
करके उनके पेज को हायर रैंक देने के लिए। ट्रस्ट उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट था जो कि ज्यादा वैल्यूएबल था शॉर्ट टर्म रेवेन्यू से। और तुम ये चीज प्रोडक्ट में नोटिस भी कर सकते थे। उस टाइम पर एड्स को एकदम क्लियरली मार्क किया जाता था, सेपरेट रखा जाता था ऑर्गेनिक कंटेंट से। एंड फाइनली ये पीक मूवमेंट था, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो कि बनी थी ट्रस्ट के ऊपर यूजर फर्स्ट अप्रोच के साथ। उस टाइम पर गूगल एक बहुत अच्छा इंसान था, एक ऐसा टूल था जिसकी सबको जरूरत थी। लेकिन फिर शुरू हुआ द एड इन्वेजन और यहां से फिर उस ट्रस्ट का गिरना शुरू हुआ जो कि यूजुअली पैसे के साथ हो जाता है। सन 2000 में गूगल ने इंट्रोड्यूस किया एडवर्ड्स, एक सेल्फ सर्विस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। और शुरुआत में गूगल का वो डोंट बी इविल वाला प्रॉमिस बिल्कुल सही चल रहा था। एड्स को एक अलग से सैंडबॉक्स में रखा गया था, यानी कि एक अलग कलर्ड बॉक्स दिया गया था पेज के साइड पर जहां पे मेंशन्ड था स्पॉन्सर्ड लिंक्स, यानी कि पेज के एक साइड पर तुम्हें रियल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखते थे और दूसरी साइड पर पेड एड्स। लेकिन फिर जैसे जैसे गूगल की पावर बढ़ती गई एंड वॉल स्ट्रीट से प्रेशर भी बढ़ता गया, ऑर्गेनिक कंटेंट एंड एड्स के अंदर सेपरेशन डल होती गई। 2007 में एड साइड से उठकर पेज के टॉप पर आ गई, यानी कि रियल रिजल्ट से पहले एड्स दिखेंगी तुम्हें। 2010 में जो कलर्ड बैकग्राउंड था एड्स के पीछे वो थोड़ा फेड होना शुरू हो गया। 2013 में पीछे का बॉक्स ही गायब हो गया। अब एड्स में एंड ऑर्गेनिक कंटेंट में एक छोटा सा डिफरेंशिएटर था, एक छोटा सा येलो बॉक्स जिसके अंदर एड लिखा था। 2019 में वो येलो बॉक्स थोड़ा ब्लेंड होने लग गया कंटेंट के अंदर, ताकि वो थोड़ा रिजल्ट का ही पार्ट लगने लग जाए। और आज ऑलमोस्ट एंटायर स्क्रीन इज डोमिनेटेड बाय एड्स, शॉपिंग क्रॉजल्स या फिर बाकी कमर्शियल यूनिट्स, यानी कि तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा अगर तुम्हें ऑर्गेनिक कंटेंट देखना है तो। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक डिजाइन चॉइस थी जिसका सिर्फ एक मोटिव था कि तुम एड्स पे क्लिक करो विदाउट इवन नोटिसिंग कि तुमने एड पे क्लिक किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन की बात नहीं हो रही है, इट्स अ फिलोसॉफिकल बिट्रेयल। पेज रैंकिंग सिस्टम बना ही इस आइडिया में था कि लोगों को ट्रस्ट हो वेब के ऊपर एंड एडवर्टाइजिंग रेलेवेंस खरीदने के लिए। और जब दोनों के बीच की थिन लाइन फेड होनी शुरू हो गई, गूगल ने बेसिकली तुम्हारा ट्रस्ट बेच दिया जो कि उसने इतने सालों में कमाया था। और ये था उनका पहला क्रैक उनके क्राउन के अंदर। और उसके बाद शुरू हुई द SEO वॉर। अब गूगल क्योंकि इंटरनेट का फ्रंट डोर बन चुका था तो उसने एक न्यू $multi-billion इंडस्ट्री को जन्म दिया जो कि थी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इनिशियली SEO बहुत बढ़िया चीज थी, वो तुम्हारी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देती थी एंड आल्सो तुम्हें हेल्प करती थी कंटेंट इस वे में लिखने में कि गूगल क्रॉलर समझ सके कि पेज किस बारे में है। बट अब जहां पर टेक है वहां पर ऑफ कोर्स हैकर्स भी हैं इसके अंदर। और उसके बाद शुरू हुई द SEO वॉर। एक तरफ जहां पर व्हाइट हैट SEOs थे जो कि रूल्स फॉलो करते थे, दूसरी तरफ वहां पर थे ब्लैक हैट SEOs जो कि एल्गोरिदम को ट्रिक करने के लिए मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज करते थे। अब वो लोग यूज करते हैं टेक्निक जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग, यानी कि वेब पेज को ऐसे हंड्रेड्स ऑफ नकली कीवर्ड से भर दिया, यानी कि लिंक फार्म्स बनाना, मतलब कि नकली वेबसाइट्स का एक नेटवर्क बनाना जो कि एक दूसरे को आर्टिफिशियली लिंक कर रहे हैं एंड उससे आर्टिफिशियली पेज रैंक बेटर हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, असली प्रॉब्लम ये ब्लैक हैट्स थे भी नहीं, इट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मीडियोक्रिटी, यानी कि कंटेंट फार्म्स। अब यहां पर कंपनीज आती हैं डिमांड मीडिया जैसी जो ओन करती थी वेबसाइट जैसे कि eHow। उन्होंने रियलाइज किया कि वो गूगल का सर्च डेटा ही यूज करके पता कर सकते हैं कि लोगों को क्या चाहिए एंड देन वो फ्रीलांस राइटर्स को हायर करते थे बहुत ही सस्ते में ऐसे लो क्वालिटी आर्टिकल्स निकालने के लिए। यहां पर उनका गोल बेस्ट या मोस्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाना नहीं था, बल्कि गोल था ऐसा कंटेंट बनाना जो कि गूगल पे अच्छा रैंक करे और एड रेवेन्यू जनरेट करे। अब एक तरफ इंटरनेट इस लो क्वालिटी डेटा से फिल अप हो रहा था, दूसरी तरफ वी गॉट न्यूरल पावर्ड इंजन व्हिच इज जनरेटिव एआई। बेसिकली अब वर्चुअली फ्री हो चुका था लो क्वालिटी कंटेंट बनाना एंड समटाइम्स फैक्चुअली इनकरेक्ट कंटेंट बनाना जो कि डिजाइन किया गया था गूगल के एल्गोरिदम को ट्रिक करने के लिए। अब ये गूगल खुद कहता है कि एआई यूज करना सिर्फ गूगल की सर्च को मैनिपुलेट करने के लिए इज अ वायलेशन टू देयर स्पैम पॉलिसी। लेकिन अभी समुद्र इतना बड़ा है कि इट्स लाइक तुम बकेट से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो उसमें से, एंड एज अ रिजल्ट यूजर्स के लिए एक ऐसा सर्च रिजल्ट पेज बचता है जो कि यूजलेस इंफॉर्मेशन से भरा। अब ये जो तुम प्रोसेस देख रहे हो स्लो एंड डेलिब्रेट डीके का, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड बना है व्हिच इज एनशिटिफिकेशन, जो कि दिया गया है एक राइटर एंड एक्टिविस्ट द्वारा जिनका नाम है कॉरी डॉक्टरो। इनके अकॉर्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म की डेथ बहुत प्रेडिक्टेबल होती है। इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस। पहला, वो अपने यूजर्स के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इवन अपने लॉस पे भी, जस्ट टू अट्रैक्ट मैसिव ऑडियंस। और ये था गूगल का सबसे पहला पार्ट, तुम्हारा ट्रस्ट गेन करना। फिर दूसरा, वो स्टार्ट करते हैं अपने यूजर्स को अब्यूज करना अपने बिजनेस कस्टमर्स के लिए, जैसे कि यूजर्स का एक्सपीरियंस डिग्रेड करना जस्ट टू गेट मोर वैल्यू फॉर देयर बिजनेस क्लाइंट्स। और वो था गूगल का एड इन्वेजन। एंड फाइनली वो अब्यूज करते हैं अपने बिजनेस कस्टमर्स को वो सारी वैल्यू वापस लेने के लिए अपने और अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब जहां पर एक बार एडवर्टाइजर्स लॉक इन हो गए, उनके पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए, देन कंपनी उन्हें अच्छे से निचोड़ना शुरू करती है। अब ये चीज परफेक्टली डिस्क्राइब करती है गूगल की जर्नी को। एंड जैसे कि डॉक्टरों ने बोला कि गूगल अब और यूजर्स ऐड करके ग्रो नहीं कर सकता है, सो वो ऑन एन एस्टिमेट $50 बिलियन हर साल स्पेंड करता है जस्ट सो दैट वो एप्पल, सैमसंग, फायरफॉक्स जैसी कंपनीज का डिफॉल्ट सर्च इंजन बन सके। अब क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो चुके तो गूगल के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने का, एंड दैट इज जो लोग इकोसिस्टम में ऑलरेडी फंसे हैं उनसे और प्रॉफिट स्क्वीज करना। और इसके लिए तुम्हारा सर्च एक्सपीरियंस
कन्वीनियंस और खराब करना पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट तुम्हें अपनी हर सर्च क्वेरी के बाद रेडिट या कोरा मेंशन करना पड़ता है जस्ट सो दैट तुम ह्यूमन के आंसर्स देख सको। अब जहां एक साइड गूगल बिजी था अपने सर्च रिजल्ट्स को एनशिटिफाई करने में, दूसरी जगह एक और नई बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई थी एंड दैट इज कि इंटरनेट बदल रहा था। यानी कि द मोस्ट रेलेवेंट अप टू द मिनट इंफॉर्मेशन ऐसी जगह जा रही थी जहां पे गूगल के क्रॉलर्स भी नहीं पहुंच सकते। यानी कि ऐसे इकोसिस्टम जहां पे कंटेंट कंज्यूम एंड क्रिएट एक ऐप के अंदर हो जाता है और गूगल का पूरा मॉडल ही बिल्ड था क्रॉलर्स के ऊपर, यानी कि ऐसे बॉट्स जो कि पब्लिक लिंक्स को फॉलो करते हैं। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि गूगल के क्रॉलर्स टिकटॉक की वीडियोस कैसे देखेंगे, उसका कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट कैसे समझेंगे, एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर की रियल टाइम बातें गूगल क्रॉलर अब कैसे इंडेक्स करेगा, एक ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी जो कि 24 घंटे के अंदर गायब हो जाती है गूगल कैसे देखेगा। इट्स नॉट लाइक कि वेबसाइट के ओनर ने वहां पर कोई फाइल डाली है गूगल के क्रॉलर्स को ब्लॉक करने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज कि आर्किटेक्चरल इनकंपैटिबिलिटी है एंड द कॉन्सिक्वेंस गूगल का जो मैप था पूरी दुनिया का वो आउटडेटेड होता जा रहा था। वो बहुत अच्छा एक इंडेक्स है पुराने वेब का, जैसे कि वेब ब्लॉग्स, फोरम्स, स्टैटिक एचटीएमएल वेब पेजेस, बट इस न्यू इंफॉर्मेशन का क्या, न्यू ह्यूमन इंटरेक्शन का क्या, व्हिच मींस गूगल अब पूरी दुनिया का डेटा ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, वो अब ऑर्गेनाइज कर रहा है एक श्रिंकिंग एंड इररिलेवेंट पार्ट ऑफ इट। और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द एआई रेवोल्यूशन। 2 डेकेड्स तक गूगल की डोमिनेंस बनी थी अपने सर्च इंजन मॉडल के ऊपर, यानी कि तुम एक क्वेश्चन पूछोगे और इन रिटर्न वो तुम्हें 10 लिंक प्रोवाइड कर देगा। लेकिन फिर 2020 में एक नया मॉडल आया, एक ऐसा मॉडल जो कि गूगल के पूरे बिजनेस के लिए एक थ्रेट बन चुका था, द आंसर इंजन। अब यहां पर कंपनीज जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई एकदम डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करती है। ऐसे समझो कि गूगल एक लाइब्रेरियन है, तुमने उससे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसने पॉइंट कर दिया कि वहां पर एक बुक शेल्फ है, उसमें तुम जाकर अपना आंसर ढूंढ सकते हो। अब तुम्हें स्टिल बुक शेल्फ तक जाना होगा, एक बुक निकालनी होगी और उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे लिए वो खुद ढूंढनी होगी। लेकिन परप्लेक्सिटी एक ऐसा लाइब्रेरियन है जो तुम्हारे लिए बुक्स रीड करेगा एंड उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिंथेसाइज करेगा और तुम्हें एक नीट सी समरी प्रोवाइड करके दे देगा, कंप्लीट फुटनोट्स के साथ कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है। थ्रेड समझ आया? यहां पर गूगल का पूरा मल्टी-बिलियन डॉलर एम्पायर जो है वो बिल्ट है इस चीज पर कि तुम लिंक्स पर क्लिक करोगे, स्पेसिफिकली उन एड्स पर जो कि बिल्कुल एकदम उसके अंदर मर्ज्ड हैं। और अगर ए तुम्हें आंसर्स डायरेक्टली ला कर दे रहा है, दैट मींस तुम उन लिंक्स पर क्लिक नहीं करोगे, और अगर क्लिक नहीं करोगे तो गूगल को एड रेवेन्यू कैसे मिलेगा। अब ये सिर्फ कोई एक कॉम्पिटिटर नहीं है, ये पूरा मॉडल ही ऐसा है जो कि गूगल के कोर बिजनेस के खिलाफ है। और अब इस न्यू मॉडल ने गूगल को फोर्स कर दिया है अपने ही बिजनेस मॉडल को लात मारने पर। अब अगर तुम कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल को ऊपर एक समरी प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसकी वजह से तुम लिंक्स क्लिक नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स अ टोटल मेस। और जिस टाइम पर ये टेक्नोलॉजी थ्रेट आया उसी सेम टाइम पर एक बिहेवियरल शिफ्ट भी आना शुरू हो गया, एंड वो था उस जनरेशन से जिन्होंने गूगल का असली जादू कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, जेन ज़ी, जिनके लिए सर्च का मतलब एक प्लेन व्हाइट बॉक्स ऑन अ वेब पेज नहीं था। और ये डेटा इतना शॉकिंग है कि 2024 की स्टडी के हिसाब से जेन ज़ी 25% कम गूगल यूज करते हैं एज कंपेयर टू जेन एक्स। और गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने खुद ये बात बोली है कि 40% यंग ऑडियंस गूगल सर्चेस या मैप्स का यूज नहीं करती है अगर उन्हें लंच के लिए जगह ढूंढनी है, वो यूज करती है प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम। एंड इसका ऑब्वियस रीजन ये है कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे जो एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता है चीज को देख के, दैट इज ऑथेंटिक, रिचर एंड फास्टर। तुम क्यों किसी का एसईओ ब्लॉग पढ़ोगे 2000 वर्ड्स का, जबकि तुम 30 सेकंड्स की एक पोस्ट देख के जो कि किसी रियल पर्सन ने बनाई है, फूड, वाइब एंड प्राइस तीनों चीजें विजुअलाइज कर सकते हो। एंड ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स के साथ नहीं है, प्रोडक्ट रिव्यूज, ट्रैवल टिप्स, ट्यूटोरियल्स, फैशन ट्रेंड्स, ये इन सब चीजों के साथ हो रहा है। अब जेन ज़ी जो हैं वो बड़े ही ऐसे इंटरनेट के साथ हुए जो कि सैचुरेटेड था एड्स के साथ, उनका दिमाग ही डिस्ट्रस्ट के साथ ग्रो हुआ है। वो एक रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखने नहीं आए हैं यहाँ पर, वो देखना चाहते हैं कम्युनिटी शेयर्ड एक्सपीरियंस के लिए जो कि ह्यूमंस ने दिया हो, और वो चीज उन्हें कहां मिल रही है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कि गूगल फंडामेंटली समझ ही नहीं सकता है। एक साइड से टेक्नोलॉजी का थ्रेट, एक साइड से बिहेवियर शिफ्ट का थ्रेट। अब इसमें गूगल ने पैनिक होकर एक ऐसा मूव लिया जिसका नाम है एआई ओवरव्यू। अब एआई ओवरव्यूज रोल आउट तो है बट नॉट लाइक अ कॉन्फिडेंट स्टेप इनटू द फ्यूचर, वो था गूगल का डिफेंसिव एंड डेस्परेट रिएक्शन। अब गूगल ने नोटिस किया कि पूरी दुनिया जो है डायरेक्ट आंसर्स पर शिफ्ट हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक आंसर इंजन अपने ही सर्च इंजन के अंदर डायरेक्टली फिट कर दिया। अब ये चीज समझ के देखो, कंपनी का बिजनेस मॉडल ही है कि वो तुमसे लिंक्स पे क्लिक कराए, बट अगर वो तुम्हारी क्वेरीज का खुद ही डायरेक्ट आंसर दे रही है तो तुम लिंक्स पे क्लिक क्यों करोगे। और इसका लॉन्च फुल ऑफ डैमेजेस था, पूरा इंटरनेट एरर से भर गया, और ये कोई नॉर्मल फनी एरर्स नहीं थे, ये थी फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स एलएलएम्स के साथ। एलएलएम्स बेसिकली क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये जो तुम पूरा का पूरा एआई फीचर देखते हो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है ये। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऐसे कोई फैक्ट्स का डेटा नहीं है, दीज आर जस्ट टेक्स्ट जनरेटर्स। ये डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि ये
प्लॉसिबल साउंडिंग सेंटेंसेस को जनरेट कर सकें, और इनका काम सच दिखाना नहीं है। इन शॉर्ट ये हेल्यूसिनेट करते हैं। अब ये जो अनरिलायबिलिटी है एलएलएम्स की, ये एक पॉइजन पिल है ऐसे ब्रांड के लिए जिसने 25 साल लगाए रेपुटेशन गेन करने के लिए तुम्हारे ट्रस्ट एंड अथॉरिटी से। नाउ दिस माइट साउंड लाइक अ फनी प्रॉब्लम टू यू, लेकिन ये एक फनी मिस्टेक नहीं है। स्पैमर्स ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि वो एआई ओवरव्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी लो क्वालिटी सेल्फ सर्विंग वेबसाइट्स को एज फैक्ट्स दिखाने के लिए। अब ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि गूगल की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन क्रिएटेड इंफॉर्मेशन है उन्हें ढूंढना, उन्हें रैंक करना बेस्ड ऑन ट्रस्ट सिग्नल्स। और एआई ओवरव्यू क्या करता है? ऑन द गो न्यू कंटेंट जनरेट करता है। ओरिजिनल मॉडल के हिसाब से सच वहां पर है, उसे बस ढूंढने की एंड वेरीफाई करने की जरूरत है। एंड न्यू मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से सच को सिंथेसाइज करता है। अब तुम एज अ ब्रांड एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकते हो। एक तरफ तो तुम मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, और दूसरी तरफ तुम ऐसा टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो जो कि सच जैसा साउंड करता है लेकिन सच नहीं है। और ये है आज की डेट की गूगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो ये हमें कहां पर छोड़ती है चीज? जो हमारा क्लासिक गूगल सर्च था, एक सिंपल व्हाइट बॉक्स ऑन अ वेब पेज, ऑफ कोर्स दैट इज डाइंग बिकॉज ऑफ एड्स, एसईओ, स्पैम्स, और उसकी जो ऑथेंटिसिटी थी वो खुद के ही एआई की वजह से खराब हो रही है। और ये किसी एक चीज की वजह से खराब नहीं हो रही है, इट्स बिकॉज हमारा जो इंफॉर्मेशन का इकोसिस्टम है वो बहुत डिवाइड हो चुका है। जैसे कि तुम क्विक एंड फैक्चुअल क्वेरीज के लिए एआई आंसर इंजन जैसे कि परप्लेक्सिटी यूज करते हो, फॉर रिकमेंडेशन, कल्चरल ट्रेंड तुम सोशल सर्च पे जाते हो जैसे कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम, और फिर डीप एंड नीश नॉलेज के लिए तुम कम्युनिटी फोरम्स पे जाते हो जैसे कि रेडिट, डिस्कॉर्ड। अब इस डिवाइड की वजह से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये उठ के आता है कि जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो इसका सपना था एक ओपन वेब बनाना। इसका प्राइमरी मोटिव था पब्लिक एंड हाई क्वालिटी वेबसाइट्स बनाना इन अ होप कि तुम गूगल पे अच्छा रैंक करोगे। बट व्हाट इफ तुम्हें मोटिव धीरे धीरे गायब होता हुआ दिखे एआई समरीज की वजह से एंड वॉल्ड गार्डन्स की वजह से। अब यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है कि हमारा जो ओपन वेब का सपना था उसका क्या? क्योंकि इतने सालों से इंटरनेट का जो मोटिव था वो यही था कि पब्लिक हाई क्वालिटी वेबसाइट्स बनानी है इन अ होप कि वो गूगल पे अच्छा रैंक करे। बट क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है एआई समरीज एंड वॉल्ड गार्डन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सो जो इंटरनेट है वो अपना पब्लिक स्क्वायर मिस आउट कर रहा है। एंड फिर उन क्रिएटर्स का क्या, जैसे कि राइटर्स, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, एक्सपर्ट्स, जिनकी रोजी रोटी ही गूगल के ट्रैफिक पर चलती है, अगर एआई उनका काम उठा के उसे समराइज करके बिना क्रेडिट्स के तुम्हें कंटेंट दे सकता है सो दैट तुम क्लिक ना करो तो उनका बिल पे नहीं होगा। बट फाइनली द कंक्लूजन इज कि वो एरा खत्म हो चुका है जहां पे हमें लगता था एक व्हाइट बॉक्स सारी ह्यूमन नॉलेज को एक जगह पर कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब हम एंटर हो रहे हैं एक न्यू क्योटिक एंड फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन के एरा में। इट माइट बी मोर ह्यूमन, इट माइट बी मोर आर्टिफिशियल, इट माइट बी मोर डिवाइडेड, बट इट इज नॉट गूगल। बट तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ मुझे, इस इंफॉर्मेशन एज का सबसे बड़ा विनर कौन है? एक एआई असिस्टेंट, या फिर एक सोशल नेटवर्क, या फिर एकदम नीश कम्युनिटी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि तुम्हारे सारे कमेंट्स पढूं और उनका रिप्लाई दूं। एंड ऑल सेड।